नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले लोकसभा चुनाव का एजेंडा जनता के सामने रखा। विरोधी दलों पर जबरदस्त आक्रमण किया। आज मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाया कि उन्हें जनता के बीच जाकर क्या कहना है। इसकी मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं। मोदी का एजेंडा नंबर 1 है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीधी सीधी साफ साफ बात की। नरेंद्र मोदी ने कहा, एक ही घर में एक ही परिवार के लोगों के लिए अलग अलग कानून होंगे तो घर कैसे चलेगा। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। मोदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कहता है, लेकिन विरोधी दलों के नेता इसे सिर्फ मुसलमानों से जोड़कर वोट के चक्कर में उन्हें डराते हैं, गुमराह करते हैं। मोदी ने पसमानदा मुसलमानों की बात की, दूसरे देशों का एग्जाम्पल दिया। मैसेज साफ था, सरकार समान आचार संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर आगे बढ़ेगी। जैसे ही मोदी का बयान आया तो विरोधी दलों में हलचल मच गई। शरद पवार, भूपेश बघेल, तारिक अनवर, मनोज झा, विजय चौधरी और असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अबू आजमी और जमीयत उलमाए हिंद के नेता सब बोले। सब ने मोदी पर हमला किया। मोदी का एजेंडा नंबर 2 है विरोधी दलों के नेताओं के करप्शन को एक्सपोज करना। मोदी ने पहली बार नाम लेकर कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लगे करप्शन के इल्जाम की बात की। फिगर्स देकर गिनाया किसके कितने हजार या लाख करोड़ का घोटाला किया। मोदी ने कहा कि विरोधी दलों की गारंटी है कि वो भ्रष्टाचार नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मोदी की गारंटी है कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, सबका हिसाब करेंगे। मोदी का एजेंडा नंबर 3 दिखाई दिया, परिवारवाद की राजनीति का पुरजोर विरोध। मोदी ने कहा, विरोधी दलों के नेता मुफ्ती गारंटियां देते हैं, सिर्फ अपने अपने परिवार के फायदे के लिए काम करते हैं और बीजेपी जनता के फायदे के लिए काम करती है। असल में मोदी आज भोपाल में थे। भोपाल में मोदी ने आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के कैंपेन की टोन सेट की और यह बता दिया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुद्दे क्या होंगे। देश भर से बीजेपी के बूथ लेवल के 10 लाख कार्यकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े थे। तो पहले आपको डिटेल में बताता हूं कि आज नरेंद्र मोदी ने कॉमन सिविल कोड के बारे में क्या कहा। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान जैसे तमाम इस्लामिक मुल्कों में जो कानून खत्म हो गए, वो कानून आज भी हमारे देश में लागू हैं। ये ठीक नहीं है। एक देश में 2 विधान कैसे चल सकते हैं? कॉमन सिविल कोड जरूरी है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। मोदी ने कहा, जो लोग आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, वो इसी तरह ट्रिपल तलाक को इस्लाम का जरूरी हिस्सा बताकर उसे खत्म करने का विरोध कर रहे थे। मोदी ने कहा, हकीकत यह है कि तमाम इस्लामिक मुल्कों ने ट्रिपल तलाक को 90 साल पहले खत्म कर दिया।
अगर ट्रिपल तलाक इस्लाम का जरूरी हिस्सा होता तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन जैसे मुस्लिम देश इसे क्यों खत्म करते? इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ कॉमन सिविल कोड और ट्रिपल तलाक की बात नहीं की, उन लोगों को भी आज जवाब दिया जो बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बताते हैं। मोदी ने कहा उन्होंने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम किया। पसमानदा मुसलमानों के लिए किए गए सरकार के काम इसका सबूत हैं। मोदी ने कहा कुछ पार्टियां और कुछ लोग पसमानदाओं को मुसलमान नहीं समझते, उनसे भेदभाव करते हैं, उन्हें अछूत मानते हैं। के ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। अब तक किसी नेता ने पसमानदा मुसलमानों की इस तरह की व्याख्या नहीं की थी, इतनी डिटेल में उनके बारे में लोगों को नहीं बताया था। और दूसरी बात कॉमन सिविल कोड की। अब तक तो सिर्फ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमन सिविल कोड की बात की तो उसका असर भी दिखाई दिया। सबसे पहला रिएक्शन हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी का आया। ओवैसी ने कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो जाएगा? क्या मोदी अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली एक्ट खत्म कर देंगे? क्या ईसाइयों और दूसरी जनजातियों की परंपराओं पर पाबंदी लगा दी जाएगी?
ओवैसी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान की भावना के खिलाफ है। अगर मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे तो क्या कुरान की आयतों का पालन करने पर रोक लग जाएगी? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम दलीलें देकर यह साबित करने की कोशिश की कि मोदी सिर्फ चुनावी झुंझुना बजा रहे हैं, वोटों को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, होगा कुछ नहीं। ये बता रहा है कि हम लोग न्यू इंडिया में रह रहे हैं। अभी ये न्यू इंडिया है। भारत के संविधान में प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी का संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप कैसे उसको छीन लेंगे मुझसे? आप रमजान, खबर, शमशान, खबरस्तान, है? कपड़े देखकर इनको आइडेंटिफाई करो, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था। आप धर्म विशेष की बात कर रहे हैं। भाई, एक मुसलमान एमपी आपके पास नहीं है लोकसभा में, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है आपके पास। तो मकसद एक ही है कि भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को, भारत के प्रधानमंत्री को एलर्जी है प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी से, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, और एक चीज, बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा था कि यूसीसी को मैंडेटरी नहीं देखे बाबा साहब अंबेडकर, वो बोले कि वॉलंटरी होना चाहिए। और वो क्या बोले कि नॉन रिलीजियस सेक्युलर लॉ रहना चाहिए जिसको एक्सेसिबल सबको। नॉन रिलीजियस सेक्युलर लॉ है हमारे देश में। आप तो ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिए, अब क्यों रो रहे आप? कानून आप बनाने के बाद क्यों रो रहे प्रधानमंत्री? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि कानून बनाने के बाद उस कानून के जरिए और डिजर्शन बढ़ गया। प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों है इतनी? मेरे को तो नहीं है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान का हवाला दे रहे। आप मेरे को पाकिस्तान के प्रिज्म से कब तक कहेंगे नरेंद्र मोदी साहब? आपको अपना ये जो सॉफ्टवेयर है ना आप लोगों का थिंकिंग का, उसको चेंज करना पड़ेगा। ममता बनर्जी आजकल पंचायत चुनाव के लिए कैंपेन कर रही हैं। आज वो जलपाईगुड़ी में थी। ममता ने जलपाईगुड़ी की रैली में मोदी पर हमला किया। कहा मोदी का माइनॉरिटी से प्यार सिर्फ दिखावा है। मोदी की सरकार सिर्फ 6 महीने की मेहमान है, इसलिए इस तरह के छलावे में फंसने की जरूरत नहीं है। आज हम अपना मुंह बंद करके चुप नहीं बैठ सकते। बीजेपी के पास अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं। वो अब सिर्फ 6 महीने और केंद्र में रहेगी। अगले साल फरवरी मार्च में लोकसभा चुनाव होंगे। अगर मैं भारत को जानती हूँ तो मुझे यकीन है बीजेपी का सफाया हो जाएगा। आप कुछ मुसलमानों की तस्वीर दिखाकर कह रहे हैं कि मैं अल्पसंख्यकों से कितना प्यार करता हूँ। आपने तो अल्पसंख्यकों को पीट पीट कर मारा है, दलितों को पीट पीट कर मार डाला गया। इस बीच अमेरिका में अपना प्रचार करने और रूस में अपना नाम चमकाने के लिए गए थे। और जिस देश में आप गोली मार रहे हैं और हत्या कर रहे हैं, उस देश में आप एनआरसी लागू कर रहे हैं। सिर्फ ममता बनर्जी ने नहीं, सिर्फ ओवैसी ने नहीं, ज्यादातर विरोधी दलों के मुस्लिम नेताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर रिएक्ट किया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा देश का कानून और संविधान तो बदल सकता है, लेकिन कुरान में लिखी गई बातें नहीं बदल सकती। ऐसे में क्या सरकार मुसलमानों से ऐसे काम करने को कहेगी, ऐसे काम करने के लिए मजबूर करेगी जिसकी इजाजत कुरान नहीं देता? तो मोदी जी ऐसा कहते हैं कि एक देश में एक ही धर्म के लोग रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे। इसका मतलब यही हुआ, अगर एक देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आदिवासी सब रहते हैं तो सबकी अलग अलग संस्कृति है, सबका अलग अलग मजहब है, सबकी अलग अलग किताबें हैं उनके धर्म की। तो उसके हिसाब से धर्मी किताबों में जो कहा गया वो करते हैं वो। तो उसमें आप क्या उसको चेंज करके सबके धर्म को ख़त्म कर देना चाहते हो? ये मतलब है। मैं समझता हूँ अगर ये करेंगे तो मुसलमान ही नहीं, सारे धर्म के लोग जिनके धर्म के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाएंगे, अगर आप बनाएंगे कि भाई अब जो है मुर्दे को जलाना नहीं है दफनाना है, या मुर्दे को दफनाना नहीं है जलाना है, आप कहेंगे 7 फेरे नहीं करना है बल्कि निकाह करना है, और कहेंगे निकाह नहीं करना 7 फेरे करना है, आप शादी 1 नहीं 4 नहीं 1 करना है, और तलाक का सिस्टम बदल देंगे, प्रॉपर्टी जो कुरान शरीफ में या किताबों में लिखी हुई है धर्म की उसके हिसाब से बंटवाना है, और आप कहेंगे नहीं हम इस तरह बंटाएंगे। देखिए देश का संविधान जो बना है ना उसमें अमेंडमेंट कई बार हुआ है, परंतु जो धर्म की किताब बनी है ना कुरान शरीफ, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। 1400 अब आपकी सत्ता है, आप उस अहंकार में जो चाहो कर लो, परंतु लोग दिल से नाराज होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम संगठन और मौलाना मौलवी भी एक्टिव हो गए। अब से थोड़ी देर पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर एक मीटिंग की।
मीटिंग में बोर्ड के चेयरमैन सैफुल्लाह रहमानी और जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी भी मौजूद थे। इससे पहले यूसीसी को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने सख्त कमेंट किया। जमीयत के सेक्रेटरी नियाज फारूकी ने कहा, जब लॉ कमीशन इस पर काम कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर को बयान देकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। नियाज फारूकी ने कहा, मोदी के बयान का मतलब साफ है, ये कानून सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने एक तो जिस मौके पर ये बात कर रहे हैं उनके लिए ये हरगिज़ उचित नहीं है। एक डेमोक्रेसी के लिए, एक डेमोक्रेसी की हेड के लिए कि वो इस तरह से लॉ कमीशन को इम्प्रेस करने की, उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि लॉ कमीशन लोगों से राय ले रहा है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर ने मुतासिर करने की कोशिश की है, उसको इन्फ्लुएंस किया है, उसको प्रभावित किया है। ये आप खुद समझ लें कि कितना उचित है लीगली, मॉरली, और हमारी जो देश की इमेज है, वैसे ही हमारा मुल्क जो है इस बात के लिए बदनाम हो रहा है कि यहाँ पर जो है माइनॉरिटीज़ के साथ और क्या मामला हो रहा है। अब आपने खुद प्राइम मिनिस्टर जब खड़े हो कैसी बात करेंगे कि उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया है इस अपने बयान के अंदर। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश का इशू है, इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। ये हिंदुओं को भी प्रभावित करता है, ये सिखों को भी प्रभावित करता है, ये जैनियों को भी प्रभावित करता है, ये ट्राइबल्स को प्रभावित करता है। पूरे देश की इंटीग्रिटी का सवाल है। ये इससे देश टूट सकता है। इसी वजह से 65 साल से ये लागू नहीं हुआ। इसी वजह से हमारे जो इसके निर्माता थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इसको जो है आर्टिकल 44 जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं लाए हैं। तो आज जो है ये है हमारा बेसिक मुद्दा। तो उनको जो है ऐसा संजीदा मामला है, ये देश के लिए सीरियस, किसी भी चीज़ के बारे में सीरियस होना चाहिए आदमी को। ये चीज़ जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट का क्या करने का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी आया नहीं है, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने अभी से खौफ का माहौल बनाना शुरू कर दिया। इसे एंटी मुस्लिम ठहराने का नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के बड़े नेता और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्मों के लोग प्रभावित होंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तो बड़ी आबादी आदिवासियों की है, उनकी अपनी अलग परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उन पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का गलत असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार को कानून थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसका नियम उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? तो ये केवल एक चीज नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। बहुत सारे जातियां हैं जिसकी अपनी परंपरा है, उसके हिसाब से वो गवर्न करते हैं और संविधान में भी उसको कहीं न कहीं उसको मान्यता मिलती है। तो उन सब चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। केवल ये देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिल के बना है और ये गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ता में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अलग अलग उनके मानने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों, सबका भावनाओं को हमको देखना होगा। मोदी ने आज जो कुछ कहा उस पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है, इसकी वजह मैं आपको समझाता हूं। मोदी अगर सिर्फ कॉमन सिविल कोड की बात करते तो शायद विरोधी दलों से इतना तीखा रिएक्शन ना आता। क्योंकि मोदी ने पसमंदा मुसलमानों की बात कर दी, उनके प्रति हमदर्दी जता दी, उनके नाम, उनके काम गिना दिए, तो दिक्कत हो गई। पसमंदा फारसी का शब्द है। इसका मतलब होता है जो पीछे छूट गए हैं, जो पिछड़े हैं, जो सताए हुए हैं, जिन पर जुल्म हुआ है। हमारे देश में मुसलमानों की कुल आबादी का 85% हिस्सा पसमंदा मुसलमानों का है। सिर्फ 15% 15% मुसलमान उच्च वर्ग के हैं, जिन्हें अशरफ कहते हैं। इनके अलावा 85% पिछड़े, शोषित, वंचित हैं, जिन्हें अर्जाल या अजलाफ कहा जाता है। मोदी ने मुसलमानों के 85% तबके के प्रति हमदर्दी दिखाई, उनकी तरक्की की बात की। इसीलिए ओवैसी से लेकर ममता तक सब परेशान हो गए, क्योंकि सबको मुस्लिम वोट बैंक में सेंध की फिक्र हो गई। आज मोदी ने जिस तरह से पसमंदा मुसलमानों की बात की, जिस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड पर साफ साफ लफ्जों में बात की,
उससे साफ हो गया कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 के चुनाव का एक बड़ा सियासी इशू बनेगा। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कॉमन सिविल कोड पर कमेंट किया, उससे लगा कि लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। और विरोधी दल इस बात को समझते हैं, अगर नरेंद्र मोदी ने यह काम कर दिया तो फिर ना एंटी मोदी मोर्चे से बात बनेगी, न ऑपोजिशन यूनिटी काम आएगी। आज मोदी ने भी विरोधी दलों की एकजुट होने की कोशिशों पर तीखा कमेंट किया। मोदी ने कहा, जो नेता एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, पानी पी पी कर कोसते थे, आज मोदी के डर से एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। लेकिन इससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि 2024 में तो बीजेपी की जीत पक्की है। भाजपा के जो घोर विरोधी दल है, 2014 हो या 19, वो कितने ही घोर विरोधी थे, लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। ये विपक्षी दलों की हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। और इसके बाद मोदी ने विरोधी दलों पर इस बात का सबसे बड़ा आक्रमण किया। उन्होंने बताया ये सारे विपक्षी दल साथ क्यों आ रहे हैं। मोदी ने कहा, विपक्षी पार्टियों में आजकल गारंटी देने का फैशन चल रहा है। कोई फ्री बिजली की गारंटी देता है तो कोई फ्री राशन की, जबकि हकीकत यह है कि इन पार्टियों की सरकारें सिर्फ करप्शन की गारंटी दे सकती हैं। इसके बाद मोदी ने नाम लेकर हर पार्टी के घोटालों की लिस्ट गिनाई। जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए। उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला,
बाढ़ राहत घोटाला, आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। हाँ। मोदी ने कहा ये विपक्षी पार्टियां तो घोटाले की गारंटी देती हैं, लेकिन आज वो देश को इस बात की गारंटी देना चाहते हैं कि जो भी जनता के पैसों को लूटेगा, करप्शन करेगा, उनकी सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। क्योंकि मोदी ने करप्शन के सवाल पर इतना जबरदस्त आक्रमण किया, पार्टियों का नाम लेकर घोटालों की लिस्ट गिनाई, कोर्ट से सजा पा चुके नेताओं का जिक्र किया, तो लालू की पार्टी आरजेडी से तुरंत रिएक्शन आया। आरजेडी के एमपी मनोज झा ने कहा, बीजेपी करप्शन के मुद्दे पर कर्नाटक में चुनाव हारी है, इसलिए बीजेपी को भ्रष्टाचार पर नसीहत देने का कोई हक नहीं है। प्रधानमंत्री जी जहां से गारंटी दे रहे थे वो 50% करप्शन वाली जगह है। अभी करप्शन से के मसले पर ही कर्नाटक में चुनाव हारे हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी की जुबान से ये शोभा नहीं देता, बल्कि उनकी भाषाई गरिमा में जो पतन में देख रहा हूं, वो मेरे लिए और देश के करोड़ों नागरिकों के लिए चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा है कि आपने जिन जिन के नाम लिए ना, उनके मुकदमे कहाँ हैं, कहाँ रिलीफ मिल गया, आपने पूरी जुडिशियल आर्किटेक्चर का भी अपमान किया। पटना की मीटिंग के बाद का खौफ आपके चेहरे पे साफ दिखा जा रहा है, और वो अंडरस्टैंडेबल है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल खौफ को ना
पॉलिटिकल डर को पॉलिटिकली लड़िए। ये क्या कि इशारा कर रहे हैं वहां से ईडी, आईटी, सीबीआई को कि जैसे हमारे केस में एक बंद केस को खुलवा दिया, उसी तरह बाकी जो विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता हैं उनको पकड़ो, उनको दबाओ, क्योंकि मैं उनसे मैं राजनीतिक रूप से लड़ नहीं सकता। आप कमजोर दिखते हैं जब इस प्रकार की जुबान आप बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। ये एक मौका है जहां आपको बैठ करके ठंडे मन से अपनी राजनीति की दशा और दिशा को सोचना पड़ेगा। मोदी का सबसे करारा हमला कांग्रेस पर था। मोदी ने कांग्रेस राज के घोटाले गिनवाए तो इस पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मोदी 10 साल से कांग्रेस के घोटाले गिना रहे हैं, अब तक किसी मामले में कोर्ट ने किसी को दोषी नहीं पाया, इसलिए मोदी की बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हकीकत यही है कि मोदी विपक्ष की एकता से डर गए हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये मोदी जी का डर और बौखलाहट है, अच्छी बात है, और डरे और बौखलाएं, क्योंकि ये जो समूचा विपक्ष है ये हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी की बात कर रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है, ये महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रहा है, जिन बातों से मोदी जी बचना चाहते हैं, जिसको सुनकर असहज हो। मोदी जी मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं भाई? मुद्दा है मणिपुर, मुद्दा है आग लगी हुई है टमाटर के दामों में, जाकर भोपाल में वही अपना पुराना राग आलाप रहे हैं। मुझे लगता है लोग अब इससे बोर भी हो चुके हैं। पटना में हुई विपक्ष की मीटिंग और करप्शन के इशू पर विरोधी दलों पर मोदी ने जो अटैक किया उससे शरद पवार भी परेशान दिखे। पवार ने कहा, देश के लोगों से क्या कहना है ये तो प्रधानमंत्री खुद तय करना है, लेकिन वो इतना जरूर कहना चाहेंगे कि एनसीपी पर मोदी ने जिन घोटालों के इल्जाम लगाए वो गलत हैं। देशवासियों के बारे में क्या बोलना चाहिए, इसका एक नया नमूना देश के सामने रखा है। साथ साथ उन्होंने हम लोगों का भी उल्लेख किया है। एक शिखर बैंक का जिक्र उन्होंने किया है। जहां तक शिखर बैंक महाराष्ट्र की बात है, मैं शिखर बैंक से जुड़ा हुआ नहीं था, आज भी नहीं हूं। आज भी लोन नहीं है, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने किया ही नहीं। जिस संस्था में हम सदस्य ही नहीं हैं, उस संस्था के बारे में कुछ इल्जाम लगाना कहां तक ठीक है? मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। कुछ इल्जाम लगाना कहां तक ठीक है? आज नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो विरोधी दलों के पिछले कई महीनों के कैंपेन के एक एक पॉइंट का डायरेक्ट जवाब था। आज मोदी ने जो कहा वो आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति का संकेत था। विरोधी दलों का सबसे संगीन इल्जाम यह है कि मोदी सरकार अपने राइवल्स के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करती है। मोदी ने आज विरोधी दलों के नेताओं के करप्शन के केसेस गिना दिए और साफ कर दिया इस मामले में ऑपोजिशन लीडर्स को राहत देने का उनका कोई इरादा नहीं है। करप्शन के खिलाफ सरकार का अभियान, सीबीआई, ईडी का एक्शन बदस्तूर जारी रहेगा। विरोधी दलों का दूसरा बड़ा इल्जाम यह है कि मोदी के राज में मुसलमान परेशान हैं, मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है और यह सवाल इंटरनेशनल मीडिया में भी उठाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज साफ कर दिया कि वो इस तरह की बयानबाजी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने समझा दिया कि वो देश में मुसलमानों की भलाई के नाम पर जो सियासत की जाती है उसे नहीं चलने देंगे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पसमंदा मुसलमानों के भले के लिए काम करेंगे। जले पर नमक छिड़कने के लिए मोदी ने यह भी कह दिया कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। मोदी के आज के एजेंडे की तीसरी बड़ी बात यह है कि विरोधी दलों की एकता विरोधी दलों के अपने फायदे के लिए है। पटना में जितने भी विरोधी दलों के नेता इकट्ठे हुए, मोदी ने बताया वो सब अपने अपने परिवार की विरासत को बचाने के लिए, अपने अपने बेटे बेटियों को राजनीति में चमकाने के लिए इकट्ठा हुए। हालांकि पटना में जो नेता मौजूद थे वो मानते हैं कि अगर उनके बेटे या बेटी राजनीति में आते हैं, उनकी पार्टियों को संभालते हैं, तो उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लालू यादव तेजस्वी को आगे करें या शरद पवार सुप्रिया को आगे बढ़ाएं, इसमें क्या गलत है? अगर राहुल राजीव के बेटे हैं, अखिलेश मुलायम के बेटे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मोदी ने आज इसी बात को पकड़ा और विरोधी दलों के नेताओं को आड़े हाथों लिया। मोदी ने कहा ये सब लोग अपने बच्चों का, अपने परिवार का भला चाहते हैं। अगर देश की जनता अपने परिवार का, अपने बेटे बेटियों का कल्याण चाहती है तो उन्हें बीजेपी का, मोदी का साथ देना चाहिए।
विरोधी दलों की राजनीति का एक और एस्पेक्ट है चुनाव के मौके पर मुफ्त की चीजें बांटना। बिजली, पानी और सर्विस फ्री देने की गारंटी देना। आज ये भी मोदी के एजेंडे पर था। मोदी ने कहा ऐसा करने वाले नेता सिर्फ अपनी पार्टी का भला चाहते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं कि उन्हें कमीशन मिले, कट मनी मिले। मोदी ने कहा वो तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलेंगे, वो देश के लोगों को संतुष्ट करने का रास्ता अपनाएंगे। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने आज अपनी स्पीच से दो काम किए। विरोधी दलों के कैंपेन के एक एक पॉइंट का जवाब दिया और अपने कार्यकर्ताओं को टॉकिंग पॉइंट दिए। उन्हें समझाया कि जनता के बीच जाकर उन्हें क्या कहना है। हालांकि मोदी भी जानते हैं कि चुनाव सिर्फ सरकार के काम के भरोसे नहीं जीते जाते। अगर पार्टी में आपसी कलह हो, नेता एक दूसरे की टांग खींचे, कार्यकर्ता आपस में बंटें, तो राह मुश्किल हो जाती है। इसीलिए विपक्ष पर हमला करने के साथ साथ मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के वर्कर्स को नसीहत दी। मोदी ने कहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नेता और इलाके पर नहीं बल्कि पार्टी के साथ चुनाव चिन्ह कमल पर फोकस करना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि कमल जीते, हमेशा कमल खिले। हमें बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते एक और बात को ध्यान रखना है, सीट चाहे कोई भी हो, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार एक ही है। हमारा उम्मीदवार एक ही है और वो उम्मीदवार है कमल। कमल ही हमारा उम्मीदवार है। हमें हर घर कमल से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे लिए कमल ही सब कुछ है। जनता को ये भी लगे कि जहां कमल है वहीं पर उसकी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हमें कमल के निशान के साथ अपनी पहचान बढ़ानी है। हमें गर्व से कमल के निशान को अपने सीने पर लेकर चलना है। हम अक्सर देखते हैं कि सिर्फ चुनाव के दौरान ही कमल के निशान को बैनर तख्तियों में छपवाया जाता है, लेकिन अब हमें कमल के निशान को हर जगह, हर कार्यक्रम में प्रमुखता देनी चाहिए। मोदी ने कमल के निशान की ये बात क्यों कही, इसकी वजह भी समझ लेते हैं। मोदी आज भोपाल में थे और आजकल चर्चा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में इस वक्त अंदरूनी कलह खूब चल रही है। खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो नेता बीजेपी में आए थे, उनको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में नाराजगी है। इसीलिए मोदी ने कहा उम्मीदवार कौन है, किस इलाके का है, इस पर ध्यान देने के बजाय पार्टी के सिंबल पर ध्यान होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो सपोर्टर बीजेपी में आए थे, उनमें से कई नेता समझ रहे हैं कि बीजेपी में उनका एडजस्टमेंट होना मुश्किल है, शायद उन्हें टिकट न मिले, इसलिए वो अपने अपने रास्ते तलाश रहे हैं। आज ही शिवपुरी में सिंधिया के करीबी राकेश गुप्ता ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। राकेश गुप्ता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही कांग्रेस छोड़ी थी। भोपाल में हुए कार्यक्रम में कमलनाथ ने राकेश गुप्ता को कांग्रेस में शामिल किया। चर्चा है कि शिवपुर असेंबली सीट से कांग्रेस राकेश गुप्ता को चुनाव के मैदान में उतार सकती है। इस सीट से सिंधिया की बुआ और शिवराज सरकार में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया विधायक हैं। इससे पहले शिवपुरी से ही सिंधिया के एक और करीबी नेता बैजनाथ यादव ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। मध्य प्रदेश में इस बात में कोई शक नहीं कि कमलनाथ जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। उनकी रणनीति एग्रेसिव है। वो एक तरफ बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिवराज सिंह की सरकार पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। आजकल मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर दिखाई दे रही है। बीजेपी ने कमलनाथ की सरकार के वक्त हुए भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, गुना, शिवपुरी और ग्वालियर समेत कई जिलों में ऐसे पोस्टर लगाए गए जिनमें कमलनाथ को करप्ट नाथ लिखा गया। इन पोस्टर्स में क्यूआर कोड भी दिया गया, जिसे स्कैन करने पर कमलनाथ के ऊपर लगे करप्शन के सारे आरोपों की डिटेल सामने आ जाती है।
इसके जवाब में कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पोस्टर लगा दिए, जिनमें शिवराज को कैश राज लिखा गया। शिवराज चौहान की तस्वीरों के साथ क्यूआर कोड वाले पोस्टर भोपाल, सिंगरौली, इंदौर और ग्वालियर जिलों में लगा दिए गए। क्यूआर कोड स्कैन करने पर शिवराज सिंह चौहान पर लगे इल्जाम सामने आ जाते हैं। कांग्रेस ने तो शिवराज चौहान के खिलाफ भोपाल में एक बड़ा सा बैनर भी लगा दिया, जिसमें शिवराज सरकार पर लगे घोटालों के आरोपों की डिटेल दी गई है। कमलनाथ ने कहा कि पोस्टर्स पार्टी की तरफ से नहीं लगाए गए, बीजेपी को जवाब देने के लिए कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं। क्योंकि शुरुआत बीजेपी ने की है, इसलिए वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जवाब देने से रोक नहीं सकते। देखिए, ये पोस्टर्स की शुरुआत किसने करी? ये बड़े तरीके से बीजेपी ने एक थर्ड पार्टी से पोस्टर लगवाने शुरू किए। उसके बाद अपने लोग भी लग गए। किसको रोके? पर शुरुआत तो उन्होंने ही शुरू करी। चुनाव से पहले इस तरह की पोस्टरबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में पोस्टरबाजी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां चुनाव से पहले हर दांव आजमा रही हैं। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि शिवराज चौहान के खिलाफ 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, फटीक फैक्टर है, लोग शिवराज का चेहरा देख देख कर थक गए हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को अपने काम पर भरोसा है, उन्होंने काम किया भी है, उनकी विनम्रता की हर जगह चर्चा होती है। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता की असली बात यह है कि बीजेपी के कई नेता अंदर ही अंदर शिवराज के खिलाफ काम कर रहे हैं। ज्योतिराज सिंधिया को लेकर गुना ग्वालियर संभाग में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है। सिंधिया के साथ जो लोग आए, बीजेपी वाले उन्हें टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी में टिकटों को लेकर झगड़ा होगा, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और ऊपर से कांग्रेस ने मुफ्त की योजनाओं का वादा किया है, जो गारंटीज दी हैं उसका फायदा होगा। कांग्रेस इस बार एंटी मोदी मोर्चे से भी उम्मीद लगाए हुए है, छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि केसीआर अब खुद को मोदी के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि वो चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश पहुंच जाएं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज महाराष्ट्र में पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में भगवान विट्ठल का आशीर्वाद लिया। सोलापुर में एक पब्लिक मीटिंग की। इससे महाराष्ट्र की अलग अलग पार्टियों के कई नेता बीआरएस में शामिल हुए। केसीआर 600 कारों के भारी भरकम काफिले के साथ पंढरपुर पहुंचे। केसीआर के काफिले में तेलंगाना सरकार के आधे से ज्यादा मंत्री, 100 से ज्यादा विधायक, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 30 एमएलसी भी पंढरपुर आए हैं। पंढरपुर में पूजा अर्चना करने के बाद केसीआर धाराशिव पहुंचे। वहां उन्होंने तुलजा भवानी टेम्पल में पूजा की। वैसे तो कुछ महीनों में केसीआर महाराष्ट्र के कई जिलों में पब्लिक मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अब केसीआर अपने पूरे दलबल के साथ महाराष्ट्र पहुंचे तो कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, सारी ऑपोजिशन पार्टियों की टेंशन बढ़ गई। महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों ने केसीआर पर जमकर हमला किया। केसीआर को बीजेपी का एजेंट बताया, बीजेपी बी टीम कहा और वोट कटुआ भी कह दिया। संजय राउत ने कहा कि केसीआर महाराष्ट्र में बीजेपी की मदद करने आए हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कहीं तेलंगाना ही उनके हाथ से न निकल जाए। महाराष्ट्र की राजनीति पर केसीआर जी का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो तेलंगाना की राजनीति। अगर केसीआर जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे, और वो हार की डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे। ये लड़ाई कांग्रेस और केसीआर की है, लेकिन फिर भी हमारे ये कहना है कि हम दोनों में बैठकर कुछ बातचीत हम करेंगे। लेकिन तेलंगाना में इस प्रकार से राजनीति हो रही है और उसका बदला आप महाराष्ट्र में लेने जा रहे हो, तो मैं कहूँगा आप बीजेपी के लिए काम करें। आप बीजेपी की बी टीम, और उसका खामियाजा आपको तेलंगाना में भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में कोई परिणाम नहीं होगा। यहाँ महाविकास आघाड़ी मजबूत है, मजबूत रहेगी।
4 या 5 साल पहले हैदराबाद से ही एमआईएम के ओबीसी यहाँ आए थे। अब उसी हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर साहब को भेजा है। ऐसा लगता है केसीआर साहब एक लड़ने वाले नेता है, उनकी इमेज लड़ने वाले नेता की है। आप ऐसे बीजेपी को सरेंडर क्यों हो रहे हो भाई? आप बहुत बड़े नेता हो, आप लोकप्रिय नेता हो, लेकिन इतने सालों में आपको ये नहीं लगे पंढरपुर जाकर विठोबा का दर्शन करना चाहिए। अचानक से आपको क्या हमारे भगवान ने इतना बड़ा काफिला लेकर बुलाया है क्या कि शक्ति प्रदर्शन करो पंढरपुर में आकर? तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच मुकाबला है। कल जब केसीआर पंढरपुर पहुंचे थे, उसी वक्त दिल्ली में बीआरएस के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। आज महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर की वापसी मुश्किल है, इसलिए वो अब बीजेपी के साथ चले गए हैं। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में केसीआर का कोई बेस नहीं है, इसीलिए उन्हें अपनी पब्लिक मीटिंग करने के लिए भीड़ भी तेलंगाना से लानी पड़ी। तेलंगाना से लेके आए, महाराष्ट्र में लोग उनके साथ नहीं है, इसलिए वहाँ से तेलंगाना से लोग लेके आए। और कल ही 200-300 नेता इनके पार्टी के बीआरएस के कांग्रेस में ज्वाइन हुए, तो उनकी हालत उनके ही राज्यों में क्या है उसका अंदाजा उसमें लगता है। और महाराष्ट्र में उनको लोग नहीं मिलते करके तेलंगाना से लोग ला रहे, तो उसका डर किस बात का? तो बीजेपी का बी ग्रुप है, बी पार्टी है, लेकिन हमें उसके बारे में कोई चर्चा करने का कोई कारण नहीं। केसीआर भी जानते हैं कि उनके दौरे का कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी जबरदस्त विरोध करेगी, लेकिन उन्हें इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। सोलापुर की पब्लिक मीटिंग में केसीआर ने कहा वो न कांग्रेस की ए टीम है न बीजेपी की बी टीम। उनकी पार्टी किसानों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की टीम है और उनके लिए काम करके दिखाएगी। महाराष्ट्र जैसे राज्य में मुझे एक पार्टी बताइए जिनको अवसर नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। कांग्रेस तो पूरे 50 साल राज किया, उसके बाद में राष्ट्रवादी को भी आपने मौका दिया, शिवसेना को आपने मौका दिया, भाजपा को भी आपने मौका दिया। करना चाहते तो इनमें से कोई एक तो करते। बीआरएस तेलंगाना की पार्टी नहीं है, बीआरएस भारत बदलने का, भारत परिवर्तन का एक मिशन है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। बड़े अजीब अजीब सवाल आते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। हम जब पंडरी दर्शन के लिए जब वहां से निकले, कितने लोग क्या क्या कह रहे हैं, आपने अखबारों में देखा, टीवियों में भी सुना। हाँ, आ जाए जरूर, दर्शन करे, लेकिन राजनीति ना करे। मेरा एक बात है, मुझे समझ में नहीं आता, अभी अभी हम शुरू हुए महाराष्ट्र में, इतना आक्रोश क्यों है इतने सारे पार्टियों में? इतनी घबराहट क्यों है, हड़बड़ी क्यों है, इतना आक्रोश इतने छोटी पार्टी के लिए? 3-4 महीने ही हो गए हम यहां शुरू होके, कोई पार्टी हमें नहीं छोड़ रहा है। भाजपा एक वक्तव्य है, कांग्रेस का एक वक्तव्य है, कांग्रेस ने हमको बीजेपी का बी टीम करार दिया, बीजेपी ने हमको कांग्रेस का ए टीम का करार दिया। ये पता नहीं ये टीम कहां से आते हैं। हम किसी का टीम नहीं है, हम टीम है तो किसानों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का और दलितों का टीम है। के चंद्रशेखर राव के महाराष्ट्र दौरे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सधा हुआ रिएक्शन दिया। शिंदे ने कहा कि भगवान विठोबा के दर्शन करने का हक सबको है। केसीआर भी पंढरपुर पहुंचे, ये अच्छी बात है। शिंदे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के नेता भले ही केसीआर से डर रहे हों, लेकिन बीजेपी और शिवसेना को उनके दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पंढरपुर पांडुरंग जी, विट्ठल रुक्माई का दर्शन करना क्या ठीक है, सभी के लिए जो जिसको चाहिए वो दर्शन कर सकता है, उसमें क्या राजनीतिक बात हो सकती है? लेकिन शक्ति प्रदर्शन तो यहाँ महाराष्ट्र में क्या शक्ति करेंगे? इधर के लोग तो महाराष्ट्र सरकार के साथ है, शक्ति उधर दिखाना चाहिए जिनको। पहले तो उनका स्वागत कर रहे थे, घर में बुला के खाना खिला रहे थे, अभी कैसे हो गए बी टीम? पहले तो उनको बुलाया ना, स्वागत किया, खाना खिलाया। तो ये दोगली भूमिका है, दोगली नीति कहीं अपना रहे, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। या केसीआर आवे और कोई आवे, हमें किसी से लेना देना नहीं। हमारी ये जनता जो है, महाराष्ट्र की जनता समझदार है, जो काम करने वाली सरकार है उसके पीछे डट के खड़ी है।
केसीआर तेलंगाना के बड़े स्ट्रांग लीडर हैं। उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम किया उसकी वजह से वो अपने राज्य में काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन हिंदी अच्छी बोलते हैं। साल भर पहले उन्हें नेशनल लीडर बनने का आइडिया आया तो वो मोदी के घोर विरोधी बन गए। यहां तक कि जब जब प्रधानमंत्री तेलंगाना गए, केसीआर उन्हें रिसीव तक करने नहीं गए। तो आपको याद होगा कि वो विरोधी दलों को एक मंच पर लाने के लिए नीतीश कुमार के पास गए थे, उद्धव ठाकरे से भी मिले थे, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने फिर चाल बदली। अब वो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ आने वाले विरोधी दलों के विरोधी हो गए हैं। ये सब उनके निशाने पर हैं। और आजकल एक नया डेवलपमेंट हुआ है, केसीआर मोदी के प्रति थोड़े सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जब महाराष्ट्र पहुंचे तो किसी ने उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा तो किसी ने वोट कटवा करार दे दिया। एक अच्छी खबर आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक अच्छा काम किया। बुलंदशहर की एएसपी अनुकृति शर्मा ने एक बुजुर्ग महिला के घर को रोशन कर दिया। हुआ यह कि बुलंदशहर की रहने वाली बुजुर्ग नूर जहां ने जनता के साथ संवाद प्रोग्राम में एएसपी अनुकृति शर्मा को अपनी तकलीफ बताई। नूर जहां ने बताया कि वो अकेली रहती हैं, उनके घर में बिजली नहीं है, बिजली के कनेक्शन के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, पति की कई साल पहले मौत हो चुकी है, एक बेटी है, उसकी भी शादी हो चुकी है, अब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए प्रशासन उनकी मदद करे। नूरजहां ने बिजली के कनेक्शन के साथ सिर्फ एक बल्ब और एक पंखे का इंतजाम करने की गुहार लगाई। एएसपी अनुकृति शर्मा ने तुरंत एक्शन लिया, बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की और नूरजहां के घर में बिजली पहुंच गई। मिशन शक्ति के तहत लाइट और बिजली तो विभाग ने दे दी, लेकिन नूरजहां की हालत ऐसी नहीं है कि वो पंखा भी खरीद सके। ऐसे में पंखे और बल्ब का इंतजाम एएसपी की तरफ से किया गया। आज नूरजहां का घर रोशन है और पंखा गर्मी से उनको राहत दे रहा है। चल गया, ठीक है। एक बार पंखा चला था, अरे वाह, आ गई ना, अब सो होगी रोशनी तो। आओ उधर ही, चाहो उसके पास ही। अब गर्मी तो नहीं लगेगी। यहाँ पे बल्ब को दिखा दो, ऐसा उधर देखना, बात होगी कि नहीं? आशीर्वाद मीटिंग कर रहे थे, वैसे भी मीटिंग करते हैं, पर अभी विशेष अभियान था तो लाइट चल गई। हम लोग जनता और पुलिस की दूरी को पाटने के लिए लगातार गाँव में जा रहे हैं, लोगों के साथ चौपाल कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। उसी एक चौपाल के वक्त ये महिला नूरजहां जो है, काफ़ी वृद्ध महिलाएं ये हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि मेरे पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। बेसिकली इनके घर में काफ़ी आर्थिक तंगी है, ये विधवा है, इनकी बच्ची है जिसका विवाह हो चुका है, ये अकेली रह रही थी। तो फिर हम लोगों ने प्रण लिया कि हम उनके घर में ज़रूर रोशनी लेकर आएंगे। हम लोगों ने विद्युत विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया और उनको बिजली का कनेक्शन भी दिलवाया और पुलिस विभाग की तरफ से एक पंखा और एक लाइट भी उनके घर में लगवाई। आमतौर पर तो पुलिस का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, पुलिस के पास जाने से संकोच करते हैं, न जाने क्या हो जाए। लेकिन एएसपी अनुकृति शर्मा ने जिस तरह से नूरजहां की मदद की, जिस तरह से उनके घर में बिजली पहुंचाई, इससे पूरे पुलिस विभाग की छवि सुधरती है। पुलिस और जनता के बीच दूरी कम होती है, विश्वास बढ़ता है। अनुकृति शर्मा की इस कोशिश की तारीफ होनी चाहिए। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।